एबीसी आवाज। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई है जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है। और गौरी इस बार जीएसटी के कारोबारियों के लिए कई सारे खास टिप्स लेकर के आई हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न भरने में जो चूक गए हैं उनके लिए भी आपको टिप्स बताने वाली है। इसलिए अगले आधे घंटे तक कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि हम बताएंगे कि बच्चों को दिए गए गिफ्ट से हुई है कमाई तो क्या प्रॉफिट पर चुकाना होगा टैक्स, गौशाला का सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं हुआ तो क्या डोनेशन मिलने पर टैक्स छूट का हकदार होंगे आप। साथ ही आपको बताएंगे जीएसटी का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटर। इन सारे मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन एक मुद्दा जो पिछले कई हफ्तों से या फिर कई महीनों से छाया रहा लोगों के बीच में, वो है इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर के। गौरी ने भी काफी मुहिम चलाई थी कि इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख आगे बढ़ जाए, हालांकि आगे बढ़ी नहीं। लेकिन अब गौरी आपको टिप्स बताने वाली हैं कि मान लिया जाए आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, कई सालों का फाइल नहीं किया, तो वैसे में आपके पास रास्ते क्या होते हैं। गौरी बताएं। जी लक्ष्मण, देखिए आमतौर पे तो आपके पास टाइम होता है रिटर्न भरने के लिए, जो सरकार एक डेडलाइन बताती है जो 31 जुलाई होती है आमतौर पे, उसको एक्सटेंड कर दिया जाए तो वो डेट हो गई। उसके अलावा बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की डिसंबर 31 डेट होती है, अनटिल अनलेस वो एक्सटेंड कर दी गई, जो इस बार की गई थी 31 मार्च इस साल के लिए है। लेकिन अगर आपने पिछले किसी फाइनेंशियल ईयर की आपने रिटर्न नहीं भरी है या इस बार भी आपसे चूक हो जाती है, आप नहीं भर पाते किसी कारण की वजह से, तो आपको ना तो आपका रिफंड जो बनता है वो मिलता है, ना ही आप अपनी लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए आती हैं। तो अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों की, अगर आपने रिटर्न नहीं भरी है तो एक सेक्शन होता है सेक्शन 1192B, जो कॉन्डोनेशन का सेक्शन है। इस केस में अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है, यानी कि कोई ऐसा कारण है जो आपके कंट्रोल में नहीं था और उस वजह से आप रिटर्न नहीं भर पाए, तो आप इस केस में रिटर्न अपनी अभी भी भर सकते हैं। अब ऐसा कारण जो मुझे लगता है वो क्या हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, हॉस्पिटलाइज था, कई महीनों तक हॉस्पिटल में था, वो अपनी रिटर्न कैसे भरेगा। तो उस केस में जेन्युइन हार्डशिप ना हो एसएससी के ऊपर, इस वजह से इस सेक्शन को लाया गया था। और ये सेक्शन का यूज करके आप अपना जो भी रिफंड, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कोई एग्जेम्पशन, डिडक्शन जो आपसे मिस हो गई है, या जो भी फायदा आपको नहीं मिल पा रहा है रिटर्न ना भरने की वजह से, वो आप ले सकते हैं। इसमें दो सवाल। पहला सवाल गौरी कि क्या जो सा आपने कहा कि एक विशेष परिस्थितियों में आपको ये छूट दी जा रही है, तो इन विशेष परिस्थितियों के एवज में हमको सबूत देना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? बिल्कुल बिल्कुल, आपको सबूत देना होगा, असेसिंग ऑफिसर को कन्विंस करना होगा कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उसके बाद ही ये जो आपकी रिटर्न है वो एक्सेप्ट होगी। और ये रिटर्न आप पिछले 6 साल की भर सकते हैं, यानी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड होने के बाद 6 साल तक ये रिटर्न आप भर सकते हैं। उससे पहले किसी रिटर्न भरने का प्रावधान तो इस सेक्शन में भी नहीं है। तो इसमें एक सवाल और उठता है कि मान लिया हमने लेट से भरा, तो जो लेट से भरने पर जो इंटरेस्ट लगता है, पेनल्टी लगती है, वो इसमें नहीं लगेगी? देखिए, अगर तो आपका टैक्स पेबल बन रहा है तो जो इंटरेस्ट लगता है वो डेफिनेटली लगेगा, और इस केस में डेफिनेटली आपके ऊपर जो नॉर्मल सेक्शंस अप्लाई होते हैं वो होंगे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, अगर आपको ये एक सहूलियत दे दी गई है कि आप यहाँ पे अपनी रिटर्न भर दें और आप अपना रिफंड अगर बनता है वो क्लेम कर लें, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कर लें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो सेक्शन है ये एसएससी के लिए ही ज्यादा बेनिफिशियल है, डिपार्टमेंट के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। चलिए, आपके लिए ये सुविधा है, अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से, तो आपके पास मौका है पिछले 6 साल में से किसी भी साल का रिटर्न आप फाइल यहाँ पे कर सकते हैं। कोई डिडक्शन नहीं क्लेम किया तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जोड़ रहे हैं गुरुग्राम से मोहित जी। मोहित जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरा नाम मोहित शाहानी और मैं गुड़गांव हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। बाय प्रोफेशन आई एम वर्किंग एज अ IT
इंडस्ट्री एज प्रोजेक्ट मैनेजर और मैं एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता हूँ। जी, मैं आपका प्रोग्राम काफी टाइम से देख रहा हूँ और इट रियली हेल्प्स मी अंडरस्टैंड वेरियस मेथड्स ऑफ सेविंग इनकम टैक्स, सो थैंक्स टू यू एंड योर टीम फॉर दैट। और सर मेरी क्वेरी रिगार्डिंग हाउसिंग बेनिफिट है। इसमें सर जैसे पहले अर्लियर वी यूज्ड टू लिव ऑन रेंट, सो हम HRA क्लेम करते थे। लेटर ऑन व्हेन वी परचेज्ड होम, सो वी यूज्ड टू क्लेम द हाउसिंग लोन interest income as a deduction. But now since I have closed the housing loan in the financial year 2021, so what else I can do to gain some more housing benefits for the financial year 21-22? देखिए मोहित जी, जहाँ तक बात है आपके हाउसिंग बेनिफिट्स की, अगर हम बात करें तो अगर आपका हाउसिंग लोन खत्म हो चुका है, आप कोई इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हैं, तो आपको जितने भी बेनिफिट्स हाउसिंग लोन के लिए मिलते हैं वो अब आपको नहीं मिल पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा और सेक्शंस की तरफ देखना होगा हाउसिंग लोन को छोड़ करके, जैसे कि आप 80C में इन्वेस्ट करते होंगे, 80D में इन्वेस्ट करते होंगे, इसके साथ साथ आप 80CCD1B जिसमें 50,000 एडिशनल NPS में इन्वेस्ट करने के लिए डिडक्शन मिलती है, आप उसको देख सकते हैं। ज़्यादातर लोग उसको छोड़ देते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई एजुकेशन लोन के लिए आप सोच रहे हैं तो आप एजुकेशन लोन लीजिए, उस एजुकेशन लोन पे जितना भी इंटरेस्ट है वो आपको बेनिफिट मिल जाता है। और अगर आप कोई डोनेशन दे रहे हैं तो आपको 80G में उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो ऐसे कुछ सेक्शंस हैं जो हाउसिंग लोन से हट करके हैं, उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाउसिंग लोन का अगर आपका लोन नहीं चल रहा तो आपको एज सच कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हाउसिंग लोन नहीं चला तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास कई सारे रास्ते यहाँ पर है। तो इसमें गौरी एक सवाल मेरे मन में ये उठा कि ये जो हाउसिंग लोन के अलावा अगर हाउसिंग लोन नहीं है, रेंट अलाउंस नहीं है, तो ऐसे केस में क्या जो नया टैक्स रिजीम है वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है चुनना? देखिए ऐसे कहना बड़ा मुश्किल होगा कि नया रिजीम इनके लिए बेटर है कि ओल्ड रिजीम। उसमें पूरी कैलकुलेशन देखी जाती है, क्योंकि ओल्ड रिजीम में आपको सारी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिलती हैं और न्यू रिजीम में एक भी नहीं मिलती, 90% नहीं मिलती कह सकते हैं। तो पुराने रिजीम में अगर इनके पास जैसे 80C है, 80D है और कोई और डिडक्शन भी क्लेम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ओल्ड रिजीम में इनको बेनिफिट अभी भी हो रहा हो। लेकिन ऐसे जनरल स्टेटमेंट में तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि इनके लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, कैलकुलेशन सामने हो तो मैं बिल्कुल बता सकती हूँ कि इनका कौन सा बेनिफिशियल ज़्यादा इनके लिए वो रिजीम रहेगी। तो ना सिर्फ इनके लिए मोहित जी के लिए, बल्कि ऐसे कई सारे टैक्स पेयर्स हैं जिनका हाउसिंग लोन खत्म हो चुका है, हाँ, रेंट अलाउंस नहीं है, तो इनके पास कई सारे रास्ते हैं टैक्स बचाने का। एक रास्ता नया टैक्स रिजीम है, लेकिन वो कितना बेनिफिशियल है वो आपको कैलकुलेट करना होगा। कोई दुविधा हो तो आप हमें लिखिएगा, हमारे टैक्स एक्सपर्ट आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से सुदर्शन जी। सुदर्शन जी नमस्कार। एक तो है कि मैम मैं सैलरीड इंडिविजुअल हूँ और लास्ट ईयर मैंने लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक रेजिडेंशियल प्लॉट लिया है, जिसके लिए मैं एज पर पेमेंट प्लान क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे करता हूँ। तो उसमें ब्याज भी शामिल है, तो क्या इस ब्याज का मैं कहीं डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ? आपने बोला रेजिडेंशियल प्लॉट है, ये आपका रेजिडेंशियल हाउस नहीं है। तो अभी जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो सेक्शन 24B में आपको वो इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। जब आप इस प्लॉट पे अपना रेजिडेंशियल हाउस बनाएंगे और उसके लिए जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा जब आप उस हाउस को फुल्ली आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, आप उसमें मूव इन कर जाएंगे या उसका पोजेशन ले लेंगे या जैसे भी आप कह सकते हैं। तो उस केस में आपको जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है वो भी मिल जाएगा इन 5 इंस्टॉलमेंट्स, और उसके बाद जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे हाउस कंप्लीट होने के बाद वो तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही। लेकिन अभी जो आप प्लॉट के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका बेनिफिट आपको अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं मुंबई से। गौरव गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। गौरव बताएं क्या सवाल आपके पास? हाँ, एक्चुअली मैं सैलरी क्लास हूँ और माय सन इज अराउंड 20 years ओल्ड। तो मुझे ये पूछना था कि अगर मुझे उनके साथ रेगुलर अपने सन को अगर पैसा देना हो ताकि वो आगे इन्वेस्ट कर सके, तो इज इट पॉसिबल, मतलब लीगली इज इट अलाउड? क्योंकि टैक्स का इसमें ये तो नहीं होगा कि टैक्स बचाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। मुझे ये पूछना था कि अगर मैं 20 year ओल्ड सन है मेरा, तो पढ़ाई कर रहा है, अगर मैं उसको पैसा देता रहूँ रेगुलर बेसिस पे ताकि वो आगे फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, तो कोई इशू तो नहीं है उसमें? देखिए बिल्कुल भी गौरव जी, इसमें कोई इशू नहीं है। आप अपने बेटे को कितना भी पैसा गिफ्ट कर सकते हैं।
क्योंकि जो आपके बेटे हैं वो रिलेटिव्स की डेफिनेशन में एज पर इनकम टैक्स एक्ट आते हैं, और आप जो भी पैसा उनको देंगे वो उनका गिफ्ट माना जाएगा। लेकिन आप जैसे जैसे उनको पैसे देते जाते हैं वैसे वैसे एक गिफ्ट डीड बनाते जाइए, या साल के एंड में एक गिफ्ट डीड बना लीजिए कि आपने पूरे साल में इतना पैसा उनको गिफ्ट के तौर पे दिया है, और ये आप स्टैम्प पेपर पे बना लीजिए। नॉर्मल भी बनाएंगे तो चल जाएगी, स्टैम्प पेपर पे बनाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर मानी जाती है। प्लस आप जो अपने बेटे को गिफ्ट दे रहे हैं वो आप ऑनलाइन दे रहे हैं, तो उस गिफ्ट डीड में अगर चेक से दे रहे हैं तो चेक का नंबर, या NEFT है तो रेफरेंस नंबर, और ये सारी चीज़ें लिख दीजिए, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उस गिफ्ट से गौरी अगर कमाई होती है, जैसा कि उन्होंने कहा कि म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है, FD में निवेश कर रहा है, तो उससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या उस इंटरेस्ट पर भी कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा? नहीं, देखिए, जो उनके बेटे उस पैसे को निवेश करते हैं और उससे जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो बेटे की ही इनकम मानी जाएगी, उसमें इनका कोई रोल नहीं है। यही अगर ये अपनी वाइफ को गिफ्ट दे रहे होते तो उस केस में जो है क्लबिंग के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। तो वाइफ के केस में अगर ये वाइफ को दे रहे होते तो वाइफ अगर उस पैसे से कोई इंटरेस्ट कमा रही है तो वो इनकी इनकम में इंक्लूड हो जाता। लेकिन क्योंकि अपने बेटे को दे रहे हैं, बेटे के केस में क्लबिंग के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं, तो वो बेटे की ही इनकम मानी जाएगी। बेटे अपने रिटर्न में दिखाएंगे, अगर उनकी टैक्सेबल इनकम है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम है, तो उनको रिटर्न में दिखा के और उस पर बाकायदा जो टैक्स अगर बनता है तो वो पे करना होगा। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि गौशाला का सर्टिफिकेट 80G रिन्यू नहीं हुआ है तो क्या डोनेशन पर टैक्स छूट के हकदार होंगे आप? बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।